एल सर्किट। एल सर्किट का ही दूसरा नाम हमारा क्या होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या इंडक्टर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक कॉइल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी बोलते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा हमारा, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में सिर्फ और सिर्फ एक कॉइल होगा जो अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। कौन, सिर्फ और सिर्फ एक इंडक्टर, एक कॉइल। इस सोर्स का जो वोल्टेज है वो क्या है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सबसे पहले उसी तरह से बिल्कुल आर सर्किट की तरह सबसे पहले हम लोगों को निकालना है कि यदि हम लोग इस एक इंडक्टर लिए हुए हैं जिसका सेल्फ इंडक्टेंस या जिसका इंडक्टेंस कितना है, L है, तो इसमें यदि हम लोग इस अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ को जिसका कि ये कितना है, वोल्टेज कितना है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको कनेक्ट करने पे इससे कितना करंट फ्लो होगा, सबसे पहले हम लोग इसको निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसको हम लोग अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ के साथ जोड़ेंगे, इसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी कॉइल से वेरिंग करंट फ्लो होगा, बदलने वाला करंट फ्लो होगा, तो क्या होगा, इसमें सेल्फ इंडक्शन होता है। सेल्फ इंडक्शन होता है और उस सेल्फ इंडक्शन की वजह से क्या होता है, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, यदि मान के चलते कि इससे कितना करंट फ्लो होने लगा, आई करंट फ्लो होने लगा। तो इस आई की वजह से, इस वेरिंग करंट आई की वजह से इसमें क्या होने लगता है, एक बैक, ये हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस में ही पढ़े हैं, एक बैक ईएमएफ क्या होने लगता है, एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो नेट ईएमएफ क्या रह गया, सर्किट का नेट ईएमएफ क्या रह गया, ये ई हमारा है और एक बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, ये हम लोग जानते हैं, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी के बराबर क्या होता है, बैक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पे एल क्या होता है, तो सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट बोल सकते हैं इसको हम लोग, सेल्फ इंडक्टेंस बोल सकते हैं हम लोग, या इंडक्टेंस बोल सकते हैं। और आई क्या, तो वेरी होने वाला करंट, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे किरचॉफ लॉ को यदि लगा है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं किरचॉफ लॉ में क्या होता है, तो समेशन ऑफ ई, ठीक है, मतलब सम ऑफ, ये क्लोज सर्किट में समेशन ऑफ ई जो कुछ क्या होता है, समेशन ऑफ आई। तो ये वाले पार्ट में तो हम लोग ई का मतलब वोल्टेज का समेशन तो निकाल लिए कि ये ई है और ये बैक ईएमएफ है, तो ये माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी है। लेकिन यहाँ पे ये तो इंडक्टिव सर्किट है, इसमें तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसलिए आई और आर का प्रोडक्ट भी क्या होगा, जीरो होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ ई इज इक्वल्स टू यहाँ पे आई इंटू जीरो, ये कितने के बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। ई माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, इस एल डी आई बाई डी टी को इधर क्यों लेकर चलेंगे, ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, एल डी आई बाई डी टी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस ई की जगह पे ऑब्वियसली ई किसके बराबर है, ई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर सकते हैं, इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। अभी हम लोग को निकालना क्या है, आई निकालना है, उसको सेपरेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। डी आई जो कुछ क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई एल, ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, अभी हम लोग आई निकालने के लिए क्या करेंगे, आई निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, इधर वाले पार्ट में मिलेगा आई, जबकि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा,
ये ई नॉट बाई एल तो हमारा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा, चलिए इसको इंटीग्रेट कर देता है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। चलिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन भी साइन होगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन का इंटीग्रेशन होगा कॉस। लेकिन यहाँ पे साइन ओमेगा टी है, इसकी जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। ठीक है, कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। तो चलिए ये नेगेटिव साइन को हम लोग यहाँ करते हैं। वैसे हम लोग इसमें कांस्टेंट को भी यूज़ करते हैं, पर हम लोग कांस्टेंट को ऐसे भी रिमूव करने वाले होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे कांस्टेंट को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई नॉट बाई ओमेगा एल, माइनस ऑफ ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन हमारा ईएमएफ किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन है। ठीक है, ईएमएफ साइन का फंक्शन है, तो इस आई को भी हम लोग साइन के फंक्शन में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई नॉट बाई ओमेगा एल। चलिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। हम लोग जानते हैं मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी आसान होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो टू किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर। इसलिए कॉस ओमेगा टी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी के बराबर लिख सकते हैं। चलिए इस नेगेटिव, आप लोग एक चीज़ और, साइन 90, ये मैं यहाँ पे बगल में लिख दे रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर, और माइनस ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन माइनस थीटा के बराबर भी होता है। तो ये नेगेटिव वाला साइन को जब हम लोग अंदर लेके जाएं तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। चलिए इस ई नॉट बाई ओमेगा एल के जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, आई नॉट लिख देते हैं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो क्या पता चल रहा है कि यदि हम लोग किसी इंडक्टर्स में, ठीक है, किसी एक ऐसा सर्किट में जिसमें सिर्फ क्या इंडक्टर है, उसमें यदि हम लोग ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के बराबर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि दोनों का फेज सेम नहीं है। यहाँ पे करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और जबकि इसका फेज क्या है हमारा ओमेगा टी। तो दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है, जो दूसरा चीज़ हम लोगों ने वहाँ पे लिस्ट किया था, ये हमारा एक चीज़ मिल गया कि यदि हम लोग ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू इतना करंट फ्लो होगा। और यहाँ पे दो चीज़ और आसानी से हम लोग लिस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे फेज डिफरेंस है कितने का, पाई बाई टू का। हाँ, तो पाई बाई टू का ये करंट पीछे चल रहा है, साथ साथ नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमारा वोल्टेज जो है वो पाई बाई टू से आगे चल रहा है, जबकि करंट पाई बाई टू से उसको क्या कर रहा है, लेग बिहाइंड कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है। सिंपली इन एल सर्किट बोलेंगे कि वोल्टेज लीड्स द करंट बाय द फेज डिफरेंस कितना, पाई बाई टू, और जबकि करंट क्या करता है, लेग बिहाइंड करता है, उसका पीछा करता है कितने से, तो पाई बाई टू फेज डिफरेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होगा, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रेसिस्ट करने वाला क्या है यहाँ पे, तो मैंने पहले बोला था कि भाई ई नॉट के नीचे जो होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, एज अ रेजिस्टेंस लिस्ट करेंगे। तो ये हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा एल। इस ओमेगा एल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंडक्टिव रिएक्टेंस।
इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो ओमेगा एल के बराबर होगा। इस पर भी हम लोग एक लंबा डिस्कशन अभी करने वाले होंगे, ठीक है। तो तीन चीज़ें हम लोगों को मिल चुकी है। एक तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, फेज डिफरेंस कितने का है, तो पाई बाई टू का है, और रेजिस्टेंस कितना है, तो ओमेगा एल के बराबर, जिसको हम लोग एक्सएल बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इसका नाम होता है। अभी हम लोग फिर से उसी तरह की ईआई ग्राफ में यदि आएंगे, ठीक है, तो ईआई ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे ई और आई दोनों साथ चलने वाला नहीं है। यहाँ पे जो है हमारा आई थोड़ा सा पीछे चल रहा है, आई जो हमारा थोड़ा सा पीछे चल रहा है, ये अभी हम लोग बनाएंगे ईआई ग्राफ। ईआई ग्राफ में ये हमारा होता है ओमेगा टी, आप लोगों को पिछले प्रीवियस वीडियो में ही पता चला होगा। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, ई एंड आई दोनों को रिप्रेजेंट करता है। ये ई एंड आई दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ये ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग ईएमएफ को ही ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारा ईएमएफ नॉर्मल सा चीज़ है भाई। जब ये यही वाला टेबल इसमें फॉलो होगा कि जब ओमेगा टी जीरो तो ये जीरो, जब पाई बाई टू तो ये वाला टेबल फॉलो होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ई नॉट, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया माइनस ई नॉट, ये हो गया ज़ीरो, ये हो गया पाई बाई टू, ये हो गया पाई, यहाँ पे हमारा हो गया 3 पाई बाई टू, और फिर ये 2 पाई। लेकिन आई तो इसका साथ चल नहीं रहा है, ठीक है, आई से पाई बाई टू पीछे जा रहा है। मतलब जब ये ज़ीरो होगा ना तो ये नेगेटिव होगा, मतलब ध्यान देने वाली बात ये है। और जब ये मैक्सिमम होगा तो ये ज़ीरो होगा। तो हम लोग आई को यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए है ना, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जब ये ज़ीरो है तो ये मिनिमम यहाँ पे है, जब ये मैक्सिमम है तो ये ज़ीरो है, जब ये ज़ीरो है तो फिर ये मैक्सिमम है, फिर जब ये मिनिमम है तो ये फिर से ज़ीरो है, और जब ये ज़ीरो है तो फिर ये मिनिमम है। तो ये कहीं ना कहीं पाई बाई टू फेज क्या चल रहा है, पीछे चल रहा है, ठीक है। तो हमारा अभी इसको यदि हम लोग एज ए फेजर डायग्राम रिप्रेजेंट करें, फेजर डायग्राम यदि इसको हम लोग रिप्रेजेंट करें, तो ये यदि हमारा वोल्टेज का फेजर है, ये यदि हमारा वोल्टेज को रिप्रेजेंट करने वाला फेजर है, ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को, तो पिछली बार हम लोगों ने यहीं पे दिखाया था, लेकिन इस बार हम लोग साथ नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि ये पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है? तो माइनस पाई बाई टू। तो माइनस पाई बाई टू है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल कौन सा होता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस करेगा एंगल। तो ये हमारा होगा क्या, ये पाई बाई टू का एंगल बनेगा दोनों के बीच। ये हमारा हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस है। ये हमारा इसका फेज कितना है, ओमेगा टी। तो ये कितना हो जाएगा, इसका फेज कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये इन दोनों कुछ बनने वाला एंगल कितना है, तो पाई बाई टू है। ये एंगल कितना है, पाई बाई टू है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, इस सर्किट में वोल्टेज जो है वो एक्सीड करता है, आगे आगे चलता है किसके, करंट के। कितना आगे चल रहा है, तो पाई बाई टू आगे चल रहा है, ठीक है। अभी इसमें एक कंक्लूजन की ओर अभी हम लोग और चलेंगे कि ये जो हमारा एक्सेल है, ये जो हमारा एक्सेल है, ये किसके बराबर है, ओमेगा एल के बराबर। और ओमेगा जो कुछ क्या होता है, 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ एल। तो जितना फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा, रिएक्टेंस उतना ज़्यादा होगा। मतलब सर्किट में करंट के फ्लो को रेसिस्ट करने वाला उतना ज़्यादा होगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है। एसी करंट में फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उसके लिए ये जो एक्सेल का वैल्यू भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए क्या बोलते हैं कि जो एल सर्किट है, ठीक है, ये जो एल सर्किट है, ये क्या करता है, तो अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, अपोज करता है, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग को डीसी करंट होगा, तो डीसी करंट के लिए एफ का वैल्यू क्या होता है, लो होता है, फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम होता है। फ्रीक्वेंसी कम होगा तो रेजिस्टेंस भी कम, रिएक्टेंस भी कम होगा। रिएक्टेंस कम होगा तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एल सर्किट है, ये डीसी करंट के फ्लो को ईजिली होने देता है, ईज करता है, ठीक है।
बट एसी करंट के फ्लो को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। मतलब यहाँ पे एक्सल और एफ के बीच का जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि दोनों दूसरे के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एफ और एक्सल के बीच जो बनने वाला ग्राफ होता है वो ऐसा होता है। इतने सारी बातें सेम टू सेम अभी हम लोग पढ़ने वाले होंगे, किसमें, तो सी सर्किट में भी इसी तरह से इतनी ही बातें। थैंक यू।